मैं थोड़ा इसी बात को, नावेद भाई की बात को आगे बढ़ाऊं। मेरा इसके बारे में दूसरा विचार है। मेरा एक तो विचार यह है कि स्ट्रैटेजिकली अगर एक हफ्ता पहले कहते तो 26 तारीख को जब चुनाव केरल में हो रहा था उस पर फर्क पड़ता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको बीजेपी के पास वो तंत्र है, वो कहता कि ये देखिए ये तो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले, वो हिंदी नॉन हिंदी करने के में रहते। नंबर एक। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जो सारा नैरेटिव है वो पिछले 5 6 8 दिन से कांग्रेस ने अपने पाले में किया हुआ है। वो भले ही रायबरेली, खड़गे, फला, अब खड़गे जी का भी नाम आ रहा है तो खड़गे जी का नाम आने से वो दलित वर्ग को कहीं ना कहीं वो हिला तो रहा है, उसको उसको लग रहा है कि हमारा कोई व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है। हेडलाइन मैनेजमेंट भी इनके हाथ से निकल गया है। मैं इन सारी चीजों को आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, दो प्रश्न हैं कि मोदी जी की जो भाषा है उससे आपको क्या नहीं लग रहा है कि अब वो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी कल अगर अगर मेरे हिसाब से इसकी बात ही नहीं करते कि यहां से पर्चा भरा, किसने भरा, नहीं भरा, तो शायद ये बड़ा इवेंट नहीं बनता। लेकिन मोदी जी ने इसमें गाली दे दे के अजीब सी भाषा, क्या भैंस खोल ले जाएंगे, दो भैंस है, एक भैंस चली जाएगी। एक दूसरा, हेमंत जी, एक और चीज है, मोदी जी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बाद वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को ले ही आए। जैसे होता नहीं है कि उनकी उनको मानेगा नहीं, उनकी खुजली नहीं मिटेगी जब तक वो इंडिया पाकिस्तान नहीं करेंगे, वो उसको ले आए। तो एक तो मैं इसमें भी आपसे कुछ समझना चाहूंगा कि ये कहाँ की खुजली है, ये खुजली के बिना मतलब इंडिया पाकिस्तान के बिना काम नहीं चलता है। और जरा आप याद दिला दीजिएगा दर्शकों को कि कौन बीजेपी के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते थे और कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए हैं। और मैं अंतिम बात आप इसलिए कह दीजिएगा, मेरे एक दर्शक, दो तीन दर्शक बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पे थोड़ा बता दीजिएगा, अगर आपको महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी आइडिया, एक जनरल व्यू दे दीजिएगा। लेकिन लास्ट में, शुरुआत में ये जो नैरेटिव सेट करना मोदी जी की भाषा, उससे नुकसान हो रहा है बीजेपी को। देखिए आनंद जी, जो आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, जो आज की तारीख में स्थिति है, अगर इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य को आप देखें कि ये चुनाव कहाँ जा रहा है, तो इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जैसा बाकी साथी भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के कैंपेन के लिए ही इज प्रूविंग टू बी ए लायबिलिटी एंड ए डिजास्टर। जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी लूज कर रही है बाय द डे, वो बहुत ही खतरनाक है। सारी भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत ना तो बीजेपी में है, ना आरएसएस में है। और इस बात पे बोले क्यों? अगर मीडिया में थोड़ी सी वाजिब सवाल पूछे जाने लगे कि प्रधानमंत्री ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, या चुनाव आयोग कोई नोटिस दे दे, तो फिर तो कोई बात बने। मोदी जी के पास देखिए कोई विजन नहीं है, ये उनके घोषणा पत्र ने भी तय कर दिया और उनकी तकरीर भी लगातार तय कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और 2047 का सपना दिखा रहे हैं। हम 4 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम में से कितने लोग होंगे 2047 में? क्या बेच रहे हैं मोदी जी? समझना पड़ेगा ना। आज की तारीख में 23 साल बाद का सपना बेचना, क्या ये व्यवहारिक है? मोदी जी को हो क्या गया है? देखिए इसका एक बहुत साधारण कारण है। आनंद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ आदमी हैं। देखिए, जब आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं होता ना, और जब आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं होती 10 साल की, तब आप इस तरह के लूज नैरेटिव पे आते हैं जहां आपके पास कोई विजन नहीं होता। कल प्रधानमंत्री ने जो सोनिया गांधी के बारे में जो शब्द कहे, एक 77 साल की बीमार महिला, वो भाग भाग जाएगी, वो ये करेगी, वो ये करेगी, ये व्यवहार जो है, ये जो शब्दावली है, बेसिकली तो राहुल गांधी को शहजादा कहना, विपक्षियों के बारे में डिमीन करना, और अब सोनिया गांधी के बारे में जिस तरीके के शब्द उन्होंने प्रयोग किए, क्या लोकतंत्र में, आपका तो हमसे बहुत ज्यादा तजुर्बा है, क्या आपने कभी सुने थे ये? और सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, कोई विपक्ष का जो लूज कैनन होता था नेता, वो भी इस तरह की बात नहीं करता। ये प्रधानमंत्री जी इस देश के जो चुनावी नैरेटिव है उसको बहुत लो पर ले गए हैं, बहुत लो पर ले गए हैं। अगली बात आपने कही कि चुनाव में हिंदी हार्टलैंड जो हमारा आज का स्लग भी है, उसकी स्थिति क्या है? देखिए, हिंदी हार्टलैंड में आप चंद राज्यों की बात कीजिए, और मैं बहुत लीक से हटकर आपको एक डायग्नोज करके दे रहा हूं आज, जो जनरली लोग बचते हैं। आज की तारीख में आनंद की स्थिति यह है कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो 174 सीटों की आपने बात की, और जिसमें से 3 सीट केवल कांग्रेस के पास है, वहां आज कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा स्कोप था इस चुनाव के लिए, बहुत जबरदस्त स्कोप था। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए। हुआ क्या है आनंद जी? राहुल गांधी, आपको और मुझे लगता है प्राइमा फेसी अपेरेंटली कि वो मोदी से लड़ रहे हैं।
मेरा यह नहीं मानना है। वो मोदी से तो लड़ ही रहे हैं, वो सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के शत्रपों से। जो पार्टी की इंटरनल राइवलरीज है, वो आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, खासतौर पे हिंदी हार्टलैंड में, वो पार्टी को बर्बादी के स्तर तक ले आई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ, जीतू पटवारी, राजस्थान के अंदर क्या नाम है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और पता नहीं क्या क्या, हरियाणा के अंदर क्या क्या, अपने छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी क्या क्या, और अपने क्या नाम, उत्तराखंड, हिमाचल, कहीं भी चले जाइए आप। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी तो आपको दिखता है कि मेरा शत्रु है, मेरे को सामने लड़ना ही, मेरा राजनीतिक विरोधी है। लेकिन मैं अगर आपकी गोदी में बैठ के या कंधे पे बैठ के आपका नुकसान करूं, तो आपको एक स्टेज के बाद जागना होगा। वो जागृति कांग्रेस पार्टी में नहीं आई है, दुर्भाग्य से। एक मैं आपको चंद उदाहरण दूंगा। इस चुनाव के अंदर जब सीसी की मीटिंग हुई, तो राहुल गांधी और पार्टी की लीडरशिप ये चाहती थी कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं स्टेट्स के अंदर, वो सारे लोकसभा में लड़े, सभी स्टेट्स के अंदर। उनका ये मानना था कि इससे सीरियसनेस बढ़ेगी और कार्डर जो है गैल्वेनाइज होगा। आप मुझे बता दीजिए कितने सीनियर लीडर लड़ रहे हैं? गहलोत लड़ रहे हैं क्या? सचिन पायलट लड़ रहे हैं क्या? मतलब किसी स्टेट में जाइए आप। तो ये बेसिकली एक बात देखनी पड़ेगी कि चुनाव से डर क्यों है। मैं कर्नाटक में किसी से बात कर रहा था, महाराष्ट्र में किसी से बात कर रहा था, वो सब लोग ये कहते हैं कि सब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। और हालत ये है कि जब वो नहीं लड़े तो आपको मंत्रियों के बेटों को या किसी सांसद विधायक के बेटों को चुनाव लड़ाना पड़ा, क्योंकि संसाधन उनके पास है, आम वर्कर के पास संसाधन नहीं है। यहां से परिवारवाद भी मल्टीप्लाई हुआ। आज की तारीख में सूरत हाल ये है कि अगर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और ये सारे अगर वोट ठीक तरीके से टिकटें बांट देते, वहां पर 15 सीट तक आने की गुंजाइश थी, क्योंकि वसुंधरा राजे घर बैठ गई थी। आज की तारीख में राजस्थान में क्या होगा, पिछली बार वाला चुनाव तो नहीं है 25-0 वाला, तो लेकिन जो लाभ मिल सकता था वो नहीं मिला। सेम इज द केस इन मध्य प्रदेश, सेम इज द केस इन हरियाणा। हरियाणा में जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था 16 मार्च को, मैंने ही कहा था कि 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस फॉर्मिडेबल है, उसको कोई हरा नहीं सकता। आज वो संख्या 4 पे आ चुकी है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार है पार्टी की इंटरनल फाइटिंग। भारतीय जनता पार्टी को बाद में देखेंगे, पहले एक दूसरे को देखने में लगे हुए हैं सारे। आप हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में जो वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है, उन्होंने पार्टी का कैंपेन शुरू होने से पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पर उपाधि सत्ता में है। उन्होंने क्या कहा कि पार्टी का लीडर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, पार्टी का वर्कर फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं, अपनी सरकार होते हुए। और परिणाम ये हुआ, आज ही मैंने बात की जब आपके पास आना था उससे पहले, उन्होंने कहा कि इस सारी गंद, प्रतिभा सिंह है उनका नाम, इस सारी गंदगी फैलाए जाने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मिनिमम 2, 4 में से और मैक्सिमम 3 सीट आ सकती। कल्पना कीजिए आप। और अगर उन्होंने वो ना कहा होता तो फिर अनुराग ठाकुर को भी हमीरपुर में लेने के देने पड़ जाते। तो कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव खराब कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव खराब कर रहा है उसके अपने लीडर, अपने अपने शत्रप। दिल्ली के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, उससे पहले अरविंदर लवली भाजपा में जा चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो 4 दिन पहले कांग्रेस का झंडा उठाए घूम रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के हो गए। एक प्रभारी जिसके पल्ले ना हरियाणा में एक वोट है, ना उसके पल्ले दिल्ली में एक वोट है, उसने पूरी पार्टी का दिल्ली में बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे ही हरियाणा में उसने जो किया है। तो ये प्रभारी कौन है? ना इनके पल्ले गुजरात में कोई वोट, ना हरियाणा में कोई वोट, ना दिल्ली में कोई वोट। सुनते ये किसी की है नहीं, अपनी मनमर्जी चलाते। तो कुछ जगह पे राहुल गांधी की प्रॉब्लम है उसके अपने शत्रप, जो स्टेट्स के अंदर, उनको लोकसभा से कोई लेना देना ही नहीं है। आप कमाल मानिएगा आनंद जी, गजब। ये देखिए, उनको लोकसभा से कोई लेना देना नहीं, सबको स्टेट चाहिए, स्टेट में चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए। ये बात भूल जाते हैं। अब अगर हरियाणा की बात करें, 6 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव है यहाँ विधानसभा का, आपको पता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हरियाणा के साथ होता है। कर क्या रही है कांग्रेस? जो क्षेत्र के नेता हैं, जो स्टेट्स के नेता हैं, उनका किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा के अंदर। मेरा बेटा जीत जाए या मेरा सपोर्टेड कैंडिडेट जीत जाए, बाकी कांग्रेस बाढ़ में जाए। क्या ये पार्टी इस तरीके से सफल हो सकती है? राहुल गांधी शरीफ आदमी है, डेमोक्रेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पार्टी में एनार्की होती रहे। और एनार्की कौन कर रहे हैं? उनके अपने क्षेत्रीय शत्रप, उनके अपने प्रभारी। किसी भी स्टेट में चले जाइए आप, प्रभारी इतने स्वच्छंद हो चुके हैं, ना तो उनका कोई कद है, ना उनकी कोई सीनियरिटी है। वो हैंडपिक्ड मैन है, केयर ऑफ कोई किसी के है, कोई किसी के है, ना उनका कोई संगठन का तजुर्बा है। तो ऐसी सूरत में जो आपने बात की कि महाराष्ट्र का जिक्र कीजिए,
महाराष्ट्र में आप मुझे बताइए कि पिछले 2 साल से पूरा जुगाड़ करके मोदी ने वहां पे सत्ता हथिया ली, जिस तरीके से तोड़ी उनकी उद्धव ठाकरे ने सबको तोड़ ताड़ के सारा कर लिया। आपको पता है बॉम्बे जो महानगर पालिका है उसका चुनाव आज तक नहीं करा पाई है, जबकि सत्ता में 1.5 साल हो गया। कारण क्या है? उनको पता है कि तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो जो पार्टी बीएमसी का चुनाव नहीं करा सकती वो क्या तो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी अभी, और क्या वो 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर। और महाराष्ट्र में आप याद रखिएगा 31 सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ रही है, जो पूरा गठबंधन बीजेपी का है। पिछली बार उनका आपको पता है कि बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था 3 सीटों को छोड़ के। इस बार जो महाराष्ट्र की स्थिति है, किसी भी सूरत में मोदी और उनका पूरा अलायंस 20 टच नहीं कर सकता, 20 दे विल नॉट टच। ये हालत है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप जिस शिंदे के सहारे आप चुनाव में वैतरणी पार करने जा रहे हो, देश की दूसरे सबसे बड़ी स्टेट में, जिसमें सीटों के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो यूपी के बाद नंबर 2 पे है वो। वहां पे जो उनके एलाइज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हु इज शिंदे? इज नोबडी। अजीत पवार क्या है? अजीत पवार एक बरगद के नीचे पैदा हुए। बरगद कौन है? शरद पवार। वो उनकी पहचान उनके भतीजे के तौर पे है या उनके एक भ्रष्ट नेता के तौर पे है। वोट कैचर कब रहे हैं वो अपने दम पे तो उन्होंने कभी कुछ जिताया नहीं किसी को। वो सदा छाया में रहे, और जो छाया में जो चीज पैदा होती है वो नेता नहीं होता, वो खरपतवार होता है। और ये बात आज भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को सब समझ में आ रही है। और जो वो नैरेटिव लूज कर रहे हैं आनंद जी, उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। उसका कारण क्या है कि 10 साल की किसी उपलब्धि पर वो वोट नहीं मांग रहे। आप बता दीजिए दिक्कत क्या है? अब कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव पकड़ा है, गरीबी का, बेरोजगारी का, अपने महंगाई का। लेकिन कांग्रेस अपने संविधान का, आरक्षण का, ये एक पक्ष है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो इलेक्टरल बॉन्ड का इशू उठाया था, मोदी अब भी छाती पीट रहे हैं कि मेरे ऊपर 22 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के समकालीन इतिहास में जो इलेक्टरल बॉन्ड के अंदर हुआ है वो न भूतो न भविष्यति है। ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है जो इस सरकार पर चिपकता नहीं है इस इलेक्टरल बॉन्ड की डिटेल्स आने के बाद। और कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से उसको बुला दिया है। इसी तरीके से कोविड का जो मिसमैनेजमेंट था उसको कांग्रेस पार्टी ने बुला दिया है इस चुनाव के अंदर। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये यूपी में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब लाशें गंगा में तैर रही थी, यमुना में तैर रही थी, तो यूपी की थी ना, तो कांग्रेस पार्टी उसको भूल रही है। नोटबंदी में जो बर्बादी हुई, आम आदमी की बर्बादी हुई, और भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखेंगे नोटबंदी के बाद देश नहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी हो गई। तो इसके पीछे का खेल, और मोदी कहते हैं मैं ईमानदार हूं। तो ये सारे के सारे नैरेटिव एक पैकेज के अंदर आपको ऑफर करने पड़ेंगे जनता को कि देखिए इनके ये कारनामे हैं। आप देखिए आरक्षण पे सब एक मत नहीं हो सकते, आप भी समझते हैं इस देश में जाति का तमाम चीजें, गरीबी पे हो सकते हैं। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार है, जो कोविड मिसमैनेजमेंट है, जो नोटबंदी है, जो देश के आर्थिक हालात है, आप आज मैं पढ़ रहा था, आप यकीन मानेंगे जो देश में 2 पहिया वाहन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ये इस तरह के, जो जिसको गरीब आदमी मेरा आप जैसा चलाता है, उस पर जीएसटी 28% है। गजब देखिए आप, 28% जीएसटी। मतलब क्या करेगा आदमी? पेट्रोल डीजल के ऊपर आपकी सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए जेब से निकाल लिए, 30 लाख करोड़ रुपए। क्या कोई कांग्रेस का लीडर इस बात को जिक्र कर रहा है? तो आपको जो अपना नैरेटिव है वो ऐसा बनाना पड़ेगा कंप्रीहेंसिव, जो हर वर्ग से कनेक्ट करे। अगर आप यूथ के बीच में जाते हैं तो आप करिए बात उसकी, अग्निपथ की, अग्निपथ स्कीम की बात कीजिए। कमाल देखिए, 73 साल का प्रधानमंत्री अपने लिए 5 साल और मांग रहा है। कमाल देखिए आनंद जी। और 21 साल के बच्चे को 21 साल के युवा को 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर कर रहा है। 21 साल का बच्चा घर, और 73 साल के प्रधानमंत्री को एक पारी और चाहिए। किस लिए चाहिए? पिछली उपलब्धि बता दीजिए, अगले 5 साल का रोड विजन बता दीजिए, रोड मैप बता दीजिए। तो ना तो आपके पास कोई उपलब्धि है बताने के लिए कंक्रीट, आपके पास है लफाजी, आपके पास है झूठ, आपके पास है अपशब्द, आपके पास है एक ओवरऑल ऐसा नैरेटिव जिसकी ना कोई दशा है ना कोई दिशा है। और ये पहली बार आप जब 21वीं सदी के चुनाव में जब से आपने देखा है राजनीतिक विरोध, आनंद जी आपने भी देखा है, राजनीतिक विरोध लोकतंत्र में होना भी चाहिए, उसकी खूबी है। लेकिन जो राजनीतिक शत्रुता का भाव नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर पैदा किया है, आज कोई पार्टी मुझे ऐसी बता दीजिए जिसको उन्होंने बख्शा हो, चाहे वो उनका एलआई हो, चाहे उनका अपोनेंट हो। ये कभी आपने देखा था क्या?
मेरिट्स पर फैसले होते थे, एक पॉलिसी के तहत, कायदे कानून के तहत फैसले होते थे। आज चुनाव आयोग की स्थिति क्या कर दी है? कितने दिन हो गए आज, अब तक चुनाव आयोग ने चुनाव के आंकड़े नहीं दिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये क्या कर रहा है चुनाव आयोग? क्या यही डिजिटल इंडिया बनाने आए थे मोदी जी? और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को मामूली सी भी शर्म नहीं है, इतने शर्म निरपेक्ष हो गए हैं वो कि सबने कह लिया। मुझे ये बताइए, फॉर्म 17 को कंपाइल करने में कितने सेकंड का काम है, घंटों का नहीं बात कर रहा मैं, सेकंडों का काम है। चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? तो बेसिकली अपनी क्रेडिबिलिटी जो ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू डिकेड्स कमाई थी, उसको चुनाव आयोग नष्ट कर रहा है। किन इशारों पे, किन वेस्टेड इंटरेस्ट पे, ये समय के साथ पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज की तारीख में जो हिंदी हार्टलैंड की जो पूरी की पूरी, जिस पे आपने आज चर्चा शुरू की, वहां पर तमाम वीकनेसेस होते हुए, तमाम तरह की चीजें होते हुए, आप ये मान सकते हैं कि पिछली बार 174 में से 3 सीट थी, तो इस बार कम से कम 30 सीट आएंगी। और वो 30 सीट जब आपकी आएंगी तो 27 सीटों का जो नुकसान है वो किसी और को नहीं, वो सीधे बीजेपी को हो रहा है। केवल हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहा हूं, साउथ में तो वैसे ही साफ हो गए, साउथ में कुछ नहीं है। तमिलनाडु में थोड़ा सा आपका वोट परसेंटेज बढ़ेगा बीजेपी का, केरला के अंदर बढ़ेगा, आंध्रा के अंदर थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सीट्स नहीं, ओनली वोट परसेंटेज। और कर्नाटका में आप देख ही रहे हो, रेवन्ना के घटनाक्रम के बाद 14 सीटों पे फिर चुनाव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस और कहीं ज्यादा गुणात्मक तौर पे बेहतर कर सकती थी, वो राहुल गांधी की शराफत, या कह लीजिए शराफत का दूसरा अगर आप बदलेंगे तो उसको कमजोरी भी कह सकते हैं आज के दौर में। तो राहुल गांधी का डेमोक्रेट होना कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ रीजन के अंदर, हिंदी हार्टलैंड जिसको आप कहते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को आपने एक एनजीओ बनाकर छोड़ दिया है, यानी कि फ्री फॉर ऑल है, जिसके मर्जी जो आए जो कर रहा है। वो अगर चीज ना होती और सारे के सारे क्षत्रप केवल एक बात को मान लेते कि ये लोकसभा का चुनाव हमारा है और अगर हम यहां जीतेंगे तो आगे असेंबली का भी रास्ता खुलेगा, तो बहुत कुछ गुणात्मक परिवर्तन हो सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेहनत, जो तपस्या और जो कर रही है कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, उसका एक परिणाम सामने आएगा। और एक लाख बात कह के अगर आप समय दे तो मैं इसको खत्म करूंगा। इस चुनाव की अगर कोई खोज है, इस चुनाव की, जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसकी अगर कोई खोज है एज ए कम्युनिकेटर, तो इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि इस चुनाव में मोदी जो बेस्ट कम्युनिकेटर थे, उनका प्रादुर्भाव हुआ और अपने क्या नाम है, प्रियंका गांधी के तौर पर देश को एक नया कम्युनिकेटर मिला। किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो शहीद पिता के मामला हो, चाहे वो गुजरात के अंदर जो ठाकुर महिलाएं हैं, जो राजपूतों के साथ जो बदतमीजी की गई जो मंत्री के द्वारा, उसकी बात हो, ओवरऑल महिला अस्मिता की बात हो, या महिलाओं के मान सम्मान की बात हो, उसमें जिस तरीके से यूथ की बात हो, जिस तरीके से प्रियंका गांधी हर वर्ग के साथ इंस्टेंट कनेक्ट कर रही है, हर वर्ग के साथ, चाहे महिला हो चाहे यूथ हो, और वो जो बात कर रही है, अगर आप देखेंगे उनकी भाषा में धीरे धीरे वो भावुकता भी आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, वो लटके झटके भी आ रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज भी आ रही है, और वो एक जो परफेक्ट कम्युनिकेटर होता है। अच्छा, शी ऑलवेज स्पीक्स ऑन मेरिट्स, वो कंटेंट पे बोलती है। आज मोदी कहां फंसे हुए हैं? मोदी लफाजी बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन कंटेंट में पीछे रह रहे हैं, उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं। ये है प्रॉब्लम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू ऑफर एनीथिंग कंक्रीट टू द मासेस इन टर्म्स ऑफ लास्ट 10 years और इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट 5 years। ये भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का चुनाव है, उसको लब्बलुआब ये है, उसमें ये डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए क्या खेल करेंगे क्या नहीं करेंगे चुनाव में, वो तो अभी देखा जाना है। लेकिन कुल मिलाकर के आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली डिफेंसिव है, बैकफुट पे है, और उसके पास जनता के ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी थाली और प्लेट बिल्कुल खाली है, ये मुझे कहना है। हेमंत भाई, आपने जो 28% जीएसटी मोटरसाइकिल पे कहा, मैंने चेक किया, 2/207 CT रेट ऑफ 28/6/2017, एयरक्राफ्ट अदर देन दी वंस यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस विल अट्रैक्ट जीएसटी रेट ऑफ 5%, हवाई जहाज पे 5%, मोटरसाइकिल पे 28%। इस देश में तो ये शायद ये आप पूरी दुनिया में बता दीजिए मुझे अगर कहीं ये टैक्स लैब हो तो। और वो गरीब, आप क्या कह रहे हो कि मैं गरीबों का नेता हूं? गरीब का नेता, एयरक्राफ्ट का आपने बता दिया जीएसटी, और टू व्हीलर का मैंने बता दिया। और दूसरा, जो पेट्रोल डीजल पे जो लूट मची है, पूरी दुनिया में रेट्स घटे हैं, हिंदुस्तान में 1 रुपए की राहत नहीं मिली।
प्रधानमंत्री ने केवल एक साधारण सवाल मैं कह रहा हूं आनंद जी, बहुत ही साधारण लेमैन का सवाल, प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में कॉर्पोरेट टैक्स में कितनी रियायत दी? 1/3 रियायत कर दी। और मुझे, आपको या कॉमन मैन को इनकम टैक्स स्लैब में एक नए पैसे की रियायत दी हो तो मुझे बता दीजिए। पहली बार देश के इतिहास में यह हुआ है इस साल कि देश के अंदर जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो हम सब भरते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स उससे कम है। तो मोदी जी काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट के लिए, चंद लोगों के लिए, और खाल उतार रहे हैं हम सब की, जहां तक उसकी बात है। और इस देश में जो जीएसटी कलेक्शन है, जो रोज आप बकवास पढ़ते हैं अखबारों में अचीवमेंट के तौर पे कि 2 लाख करोड़ टारगेट हो गया, 180 हो गया, 2 लाख 10 करोड़, उसका भी कमाल देखिए। 65% जो जीएसटी है वो मेहर आप देते हैं, और मोदी क्या कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूं। जो अमीर जो तबका है, टॉप 1%, उसका जो जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो केवल 9% है। यानी कि जीएसटी की डकैती भी हमारी जेब पे है। इनकम टैक्स देने के बाद जब मैं और आप 30% इनकम टैक्स दे देते हैं, सेस मिला के 32.5%, उसके बाद हर चीज पे जीएसटी, यानी कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा 65 रुपए टैक्स में जा रहा है। मुझे 1 रुपए की आपने रियायत नहीं दी, लेकिन आपने कॉर्पोरेट को 1/3 कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया। ये आपकी सच्चाई है। हेमंत भाई, चलते चलते आपसे एक बहुत छोटी संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि एक बात और चलनी शुरू हो गई कि अब अमित शाह आके बैठने वाले हैं और राहुल गांधी को हराने में उनके चाणक्य काम करेंगे। मैं एक चीज सिर्फ आप मतलब जो मेरा इंप्रेशन है, अमित शाह जिस यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी का एक और व्यक्ति पढ़ के प्रोफेसर हो गया है। अमित शाह ने जो आपके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें जस्टिस लोया, सोहराबुद्दीन, हिरेन पांड्या इनको पढ़ा था, उस व्यक्ति ने वो वाला ऑप्शनल नहीं लिया है। मैं नाम ले रहा हूं डीके शिव कुमार का। डीके शिव कुमार भी 7 तारीख को खाली हो जा रहे हैं कर्नाटक से, और मेरा अपना ऐसा मानना है क्योंकि डीके शिव कुमार इन सब चीजों का साथ नहीं लेते हैं, मारक क्षमता उनकी इससे ज्यादा है, तो वो भी आके अगर 7 तारीख को ये बैठ रहे हैं तो वो भी आके बनारस बैठेंगे। क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वॉकओवर है बनारस में उनके लिए। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी कि ये बार बार कहा जाता है ना कि अमित शाह आके बैठ जाएंगे, राहुल गांधी को वो तुरंत हरा देंगे। आपको क्या लगता है? आनंद जी, ये केवल एक नैरेटिव बनाने का हिस्सा है, ये एक दिन की हेडलाइन होती है, इसके आगे कुछ नहीं। अमित शाह आए ना तो उस जो भी वो मीटिंग करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे, ना तो उसमें किसी का एंट्री है बाहर के व्यक्ति की, वही 2-4 लोगों की कोठरी काम करती है, वही जो स्ट्रेटेजिस्ट है सो कॉल्ड। ये केवल एक नैरेटिव बिल्डिंग है, एक भय का माहौल को और फर्दर करने के लिए, अपोनेंट्स के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी, कि देखिए अमित शाह आए हुए, अमित शाह आज रात को रुके हैं, अमित शाह ने रणनीति बनाई है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो सिस्टम पे प्रेशर आता है, दूसरा जो आपका काडर है उसको एक्टिवेट करने में लोकल लीडर्स को मदद मिलती है। उसके अलावा अमित शाह के हाथ में कोई जादू की छड़ी होती अब तक, तो जो देश में बीजेपी की भद पिट रही है लगातार, ना बीजेपी नैरेटिव खड़ा पा रही है, ना कुछ और कर पा रही है। अमित शाह चाहे बैठ ना जाए, अमित शाह बेशक चुनाव लड़के देख लेते रायबरेली में, उनको पता लग जाएगा। चुनाव लड़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसी तरीके से जो वाराणसी के अंदर जब आप बात करें, मोदी का चुनाव देखिए, वो नंबर्स कम फालतू हो सकते हैं, उनकी जीत भी एक फॉरगॉन कंक्लूजन है, लेकिन दोनों ही जगह पर चुनाव अच्छा होना चाहिए, एक बढ़िया टक्कर दिखनी चाहिए, एक सभ्य चुनाव होना चाहिए जो डेमोक्रेसी के लिए एक शोपीस के तौर पे काम करे, कि देखिए 2 सबसे बड़े लीडर यहां पर लड़ रहे थे, अच्छा मुकाबला हुआ, निष्पक्ष मुकाबला हुआ, और जो भी जिसने जीतना जीतता रहे, उससे कोई खास बात नहीं। तो इन दोनों सीट्स को एक आइडॉल के तौर पर चुनाव कराया जाना चाहिए वहां पर, कि ये इस तरीके से चुनाव होता है डेमोक्रेसी में, ना कि भय का माहौल बेच करके कि अमित शाह कर बैठ गए हैं या कोई फलाह के बैठ गए, उससे कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं। डेमोक्रेसी की डिसेंसी के साथ चुनाव इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी में हो सकता है, जो पूरी बदनामी हुई है प्रोसेस में, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत राहत का काम दे, ऐसा मेरा बात है। हेमंत जी, एक बहुत ही क्विक एक, आपको क्या नहीं लगता है कि जो मीडिया है जो पूरी तरह से वो है, मोदी जी इंटरव्यू देते हैं सारा क्या एक्सक्लूसिव करके, क्यों नहीं ये मीडिया कहता है कि भाई मोदी जी और राहुल गांधी के आमने सामने एक डिबेट हो जाए। ये इस तरह की परंपरा है, बनारस में परंपरा है, बीएचयू के गेट पे लंका में एक क्लोजिंग डिबेट होती है अगर किसी भी डेमोक्रेट, तो ये क्यों नहीं गोदी मीडिया, या हम और आप भी क्यों नहीं इसको कहते हैं, हम लोग इस मीडिया के भाई आप लोग आमने सामने एक दूसरे के सामने हो जाइए, आप लोग कर लीजिए जरा, हम भी तो सुने आप एक दूसरे से क्या सवाल पूछते हैं। आप तो आनंद जी असंभव को संभव करने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति आज तक जिसने एक सवाल लिया और उसी में अमेरिका जाके भद पिटवाई, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी से बहस कर पाएगा? प्रधानमंत्री
उनकी पूरी टीम, उनके स्ट्रेटेजिस्ट, उनको इस मामले में उनकी क्षमताओं का पता है। आप 2 घंटे के लिए टेलीप्रॉम्प्टर हटा दीजिए, केवल 2 घंटे के लिए, और एक जनसभा करा के दिखा दीजिए, पूरे देश को पता लग जाएगा कितने बड़े वाकपटु नेता है वो। हकीकत में क्या है कि प्रधानमंत्री हैज बीन ए ग्रेट रीडर, आई एम सेइंग, रीडर फ्रॉम द टेलीप्रॉम्प्टर। एंड व्हाट काइंड ऑफ ए लीडर ही इज, वो सारे देश ने इन 10 सालों में देख लिया है। तो इस बात का कि प्रधानमंत्री बहस करेंगे उसको तो छोड़ ही दीजिए, प्राइम मिनिस्टर से इम्प्रॉम्प्टू 4 सवाल का मौका किसी को भी दे दीजिए बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, सारी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसको सारा सिस्टम जानता है। और गोदी मीडिया तो इस बात का तो उनके लिए तो परहेज है, उनको केवल प्रधानमंत्री का कीर्तन करना है। जो नैरेटिव साउथ ब्लॉक से आता है, वो जो गुजराती भाई एक वहां बैठे हैं, वही आजकल पत्रकार लगवाते हैं, वही हटवाते हैं, वही डेजिग्नेशन देते हैं, वही सैलरीज तय करते हैं चैनल्स के अंदर, अखबारों के अंदर। हर अखबार के, हर चैनल के इनपुट पे भी उन्हीं के बंदे हैं, आउटपुट के भी उन्हीं के बंदे हैं, और कॉमन जर्नलिस्ट बेचारा सड़क पे धक्के खा रहा है। ये जो नैरेटिव तय किया गया है, उसमें आप उनसे मुद्दों की बात करते हो, ये उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं हम। गोदी मीडिया की तो आप हालत देख लीजिए। कल प्रधानमंत्री ने जो सोनिया गांधी के बारे में शब्द कहे, कितने आपत्तिजनक शब्द थे। किसी ने उस पर एक शब्द भी कहा हो तो, किसी ने उसका विरोध किया हो तो। राहुल गांधी भाग गए, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आप कश्मीर से भाग गए, आपने बताया किसी को? पूरे चैनल में किसी एक चैनल, किसी अखबार में आया कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही, कश्मीर घाटी में? किसी ने बताया आपको? मोदी सिर्फ राहुल को भगाएंगे, सिर्फ कांग्रेस भागेगी, सिर्फ अपोजिशन भागेगा, मोदी डटे हुए हैं हनुमान की गदा लेकर के। ये उनका नैरेटिव है, और मोदी ही उनके प्रोटैगनिस्ट है, उन्हीं को उन्हें प्रोजेक्ट करना है। और देश में जो मीडिया के लिए भी एक मिनिमम लेवल प्लेइंग फील्ड था, उसको भी नेस्तनाबूद किया जा चुका है। विपक्ष से सवाल और भारतीय जनता पार्टी की पीआर, ये पूरे मीडिया का आज की तारीख में हाल है। इससे कुछ भी अपेक्षा हम करेंगे तो वो हमारी नासमझी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीटली शर्म निरपेक्ष। जी, जी।